हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति। और आज हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में बात करेंगे मोटिवेशन की। मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी चीज़ को काम करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, अर्थात मोटिवेटेड होते हैं। अगर हम किसी काम को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होंगे तो वो काम हमसे नहीं होता है, अर्थात हम उसमें कहीं ना कहीं आलस या किसी और चीज़ के इंटरप्ट होने की वजह से वो काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन होता क्या है? R.S. वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरण व्यक्ति के अंदर की वह स्थिति या तत्परता है जो किसी व्यवहार को संपन्न करने और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्मुख करती है। अब इसको समझते हैं दूसरे शब्दों में। प्रेरणा शब्द से प्राणी के सभी प्रकार की प्रेरणात्मक प्रक्रियाओं या प्रक्रमों का बोध होता है। प्राणी से इस प्रक्रम का प्रत्यक्ष निरीक्षण संभव नहीं है, केवल इसके प्रभावों का निरीक्षण ही संभव है। प्रेरणा अर्थात मोटिव शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोटिवस से बना है, जिसका अर्थ टू मूव है। प्रेरणा का स्वरूप एक विवादास्पद विषय है, अतः इस संबंध में कुछ अधिक कहने से पूर्व आवश्यक है कि इसके अर्थ को समझ लिया जाए। मैकडोनाल्ड के अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज एन एनर्जी चेंज within the person characterized by effective arousal and anticipatory goal relation। अर्थात अभिप्रेरक एक विशेष आंतरिक कारक अथवा स्थिति है जो किसी क्रिया को शुरू करने एवं जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। A motive is an particular interval factor or condition that lends to इनिशिएट एंड सस्टेन एक्टिविटी। प्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो कि चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाली व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। एटिंगसन ने कहा है, द टर्म मोटिवेशन रिफर्स ऑफ द अराउजल ऑफ अ टेंडेंसी टू एक्ट टू प्रोड्यूस वन और मोर इफेक्ट। प्रेरणा एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करता है। उसी प्रकार एरन हेवर एच फ्राइड ने इसे इस तरीके से निरूपित किया है, साइकोलॉजिस्ट डिफाइन मोटिवेशन एज द इमीडिएट फोर्सेस दैट एक्ट टू एनर्जाइज, डायरेक्ट, सस्टेन एंड स्टॉप अ बिहेवियर। हेवर के अनुसार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो एक व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, निर्देशित करता है, जारी रखता है, नियमित करता अथवा रोकता है। जबकि सीटी मॉर्गन ने कहा है, मोटिवेशन इज अ जर्नल टर्म, इट रिफर्स टू स्टेट विद इन द ऑर्गेनिज्म, टू बिहेवियर एंड टू द गोल टूवर्ड विच बिहेवियर इज डायरेक्टेड। तो मॉर्गन एंड किंग का कहना है कि प्रेरणा एक सामान्य शब्द है। इसका अभिप्राय प्राणी की भीतरी अवस्था, लक्ष्य या व्यवहार से है जिसकी ओर व्यवहार निर्देशित होता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रेरणा एक आंतरिक कारक या स्थिति तत्परता है जो किसी क्रिया या व्यवहार को आरंभ करने की प्रवृत्ति जागृत करता है, जो व्यवहार की दिशा तथा मात्रा भी निश्चित करती है। मोटिवेशन की आवश्यकता होती क्यों है? मोटिवेशन की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब हम किसी चीज़ को करने के लिए, किसी भी प्रकार के लिए जानने या समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी क्या हमें नीड है। अगर हमारे अंदर उसकी नीड है तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं अभिप्रेरित होते हैं। यहीं से इसका जन्म होता है मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, फर्स्टली आता है गोल डायरेक्शन। मतलब उसका गोल क्या है, क्या वो उस क्षेत्र के प्रति या उसने जो गोल डिसाइड किया है क्या वह उसके प्रति कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। अगर उसका गोल डायरेक्शन क्लियर है तो वो उसके प्रति काम करेगा और अभिप्रेरित होकर उसमें आगे तक जाएगा। दूसरा आता है अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता, परसिस्टेंसी। और तीसरा आता है अभिप्रेरित व्यवहार शक्ति संचालित, एनर्जी मोबिलाइज्ड, वो किस तरीके से उसको एनर्जाइज कर रहा है। और चौथा आता है इसमें परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी।
का लक्षण भी पाया जाता है। जबकि 5वां इसमें आता है टेंशन रेडिनेस, आंतरिक तनाव या तत्परता का अनुभव करता है। जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस इसलिए होता है कि अगर वो काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब हम उसको फाइनली मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ते हैं तो वो स्ट्रेस को रिलीज़ करता है और वो काम हो जाता है। तो इसलिए मोटिवेशन यहाँ पे स्ट्रेस को क्रिएट भी करता है और फाइनल होने पे उसे रिलीज़ भी कर देता है। इसके बाद होता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें वो दिशा नहीं मिल पाएगी। वो कहते हैं ना कि अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो ढेर सारी किताबें रखी हैं, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सी किताब हमें उठानी है या पढ़नी है तो हम उस एक किताब तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हमें हमारे मोटिव को पूरा करने में सहायक है। अब डालते हैं हम इसके दृष्टिकोण या सिद्धांतों पे एक प्रभाव, या यूँ कहें कि प्रेरकों के संबंध में कुछ दृष्टिकोण या सिद्धांत। चलिए इन जानते हैं कि इनमें किस किस ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। मैकडूगल सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत और मैस्लो का सिद्धांत। ठीक है, इन्हें हम संक्षिप्त तौर पे जानेंगे क्योंकि ये जो सिद्धांत हैं, इसके बाद आता है सक्रियण सिद्धांत, एक्टिवेशन थ्योरी भी जिसे कहा जाता है, फिर आता है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये 5 प्रकार के सिद्धांत जो कि इनके अंतर्गत बताए गए हैं, मैं इन्हें संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगी। मैकडोनल का जो सिद्धांत है वो फाइनली इसमें कहा गया है कि प्रेरणात्मक व्यवहार की व्याख्या मूल प्रवृत्तियों की सहायता से की जाती है। उनके अनुसार समस्त व्यवहारों की प्रमुख चालक मूल प्रवृत्तियाँ ही हैं। इसी प्रकार फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार जर्मन शब्द का ट्राइब का उपयोग मूल प्रवृत्ति के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में ट्राइब शब्द का अर्थ इंस्टिंक्ट और अंतोनाद ड्राइव के बीच का है। इस शब्द का अर्थ है अंतः प्रेरणा, अर्ज से बहुत मिलता है। ठीक है, फ्राइड की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें आता है सोर्स, एम, ऑब्जेक्ट और इम्पटस। ठीक है, जिसे गति शक्ति भी कहते हैं। और इसमें फ्राइड ने मुख्यतः दो मूल प्रवृत्तियां मानी हैं, जिसमें फर्स्ट आती है इरोज ऑफ लाइफ इंस्टिंक्ट, जीवन मूल प्रवृत्ति, और सेकंड आती है थेनर्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्ति में बात की गई है। जीवन प्रवृत्ति को फ्राइड ने अभिव्यक्ति, जीवन, प्रजनन और रचनात्मक कार्यों में होती है, जो जीवन मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जीवन मूल प्रवृत्ति को फ्राइड ने भी कहा है कि मूल प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति जीवन, प्रजनन और रचनात्मक कार्यों में होती है, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति में का संबंध घृणा, बर्बादी और ध्वंस करने संबंधी वृद्धि और व्यवहार से है। इसके बाद मैस्लो सिद्धांत में अगर हम बात करें तो इसमें आता है व्यक्ति में आवश्यकताएं या प्रेरणाएं एक निश्चित पदानुक्रम हायरार्की मॉडल में विकसित होती हैं। मैस्लो का विचार है कि जैसे जैसे संतुष्टि होती है वैसे वैसे क्रम उच्चस्तरीय आवश्यकताओं का विकास होता है। उच्चस्तरीय आवश्यकताओं के विकसित होने के बाद निम्नस्तरीय आवश्यकताओं का महत्व कम हो जाता है। उच्चस्तरीय आवश्यकताओं को विकसित होने के बाद व्यक्ति में पदानुक्रम, संगठन, हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन विकसित होते हैं। तो उनका जो पदानुक्रम मॉडल है वो इस तरीके से आता है। सबसे लास्ट को अगर देखा जाए तो उनके क्रम में ये 5वीं अवस्था है, लेकिन अगर लाइफ के स्पेन के हिसाब से देखा जाए तो इसे प्रथम अवस्था में रखा जाता है। वो है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आती है हंगर, सेक्स एंड थर्स्ट। एंड सेकंड देखा जाए तो जो उनके क्रम के अनुसार 4th स्टैंड करता है वो है सेफ्टी, मतलब निर्भयता और शिवस्था आदि, मतलब सेफ्टी नीड होती है तो इंसान थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जबकि 3rd फेम में आता है लव, मतलब हर व्यक्ति को स्नेह और प्यार, अपनेपन की आवश्यकता होती है। एंड हमारे हिसाब से जो 4th पे आएगा वो उनके हिसाब से 2nd फॉर्म में आएगा एस्टीम। एस्टीम का मतलब है आत्मसम्मान से संबंधित आवश्यकताएं, जैसे सफलता, सम्मान आदि। और 5th नंबर पे जो हमारे लिए आएगा वो है उनके लिए 1st नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म वास्तविकरण या आत्म बलिदान, राष्ट्रप्रेम आदि। अर्थात मैं ये बताना चाहती हूँ जो उनका क्रम है उनके अनुसार जो फर्स्ट नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि हमारे हिसाब से या हम अपने जीवन के अनुसार देखें तो वो हमारा लास्ट स्टेज फाइनली होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग बुढ़ापे में अपने आत्म वास्तविकरण को प्रदान करना चाहते हैं, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें लोग संन्यास लेना, देश प्रेम या और भी ऐसी चीज़ें जिसमें
होता है ना कि एक व्यक्ति लास्ट में जाके ये कहता है कि मुझे अब संन्यास लेना है, या मुझे भक्ति करनी है, या फिर मुझे सिर्फ सेवा भाव करना है। तो ये सब चीज़ें उनके इस मॉडल के अनुसार फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो उनके अनुसार देखा जाए तो उनका फर्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेकंड है एस्टीम, थर्ड है लव, एंड फोर्थ है सेफ्टी, एंड फिफ्थ है फिजियोलॉजिकल नीड्स, हंगर, सेक्स एंड थर्स्ट। तो ये है उनका पदानुक्रम मॉडल। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्टिवेशन थ्योरी। एक्टिवेशन थ्योरी जो है वो समस्त व्यवहार का कारण केंद्रीकरण नाड़ी संस्थान का विशेष रूप से संक्रियकरण अथवा अवहेलित होना है। सक्रियकरण सिद्धांत के अलावा आता है कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि है टॉलमैन और लेविन द्वारा दिए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ है। इसमें लेविन का विचार टॉलमैन से भिन्न है। लेविन का विचार है कि शक्ति का स्रोत आवश्यकता और अंतर्नात्मक उद्दीपन नहीं है। ठीक है, इसमें सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत के अनुरूपता है विवरण और संज्ञानात्मक सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व निम्न प्रकार से हैं, जिसमें आता है तत्व उद्दीपकों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति उद्दीपक ब्रह्म वातावरण स्मृतियाँ आंतरिक अवस्थाओं से प्राप्त करता है। सेकंड आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत का दूसरा प्रमुख तत्व शक्ति स्रोत, एनर्जी सोर्सेज हैं। ये टॉलमैन और लेविन के अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है। थर्ड इसका आता है लक्ष्य से संबंधित है। बहुधा व्यक्ति ऐसे लक्ष्यों का चुनाव करता है जिससे उसे संतोष की प्राप्ति या अनुभूति होती है। फोर्थ आता है कि व्यवहार करते समय व्यक्ति अपने व्यवहार और क्रियाओं को ऐसा रूप देता है कि उसे सरलता से लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। जबकि फिफ्थ में कहा गया है कि व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करता है तो प्राप्त लक्ष्य उसे भावात्मक रूप से संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन ह्यूमन लाइफ, प्रेरकों का मानव जीवन में महत्व क्या है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त पॉइंट बताती हूँ, जिसमें आता है अटेंशन एंड सिलेक्टिविटी और एडजस्टमेंट एंड मोटिव्स, ये है सेकंड स्टैंड इसका। और थर्ड आता है मोटिवेशन एंड लर्निंग। फोर्थ में आएगा आपका मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फिफ्थ आता है मोटिवेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। सिक्स में आएगा आपका मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर। सेवेंथ आता है आपका मोटिवेशन मेक लाइफ अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टेड। एट्थ आएगा रोल ऑफ मोटिवेशन इन ग्रेट एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज़। एंड नाइन्थ आता है प्लस पॉइंट इन पर्सनैलिटी। टेंथ में इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। इसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, प्रेरणाओं का वर्गीकरण। प्रेरणाओं के वर्गीकरण को हम संक्षिप्त रूप से समझेंगे। प्रेरकों के प्रकार में काइंड्स ऑफ मोटिव्स में आता है, फर्स्ट आता है आपका इनेट और प्राइमरी मोटिव्स, जिसे जन्मजात प्रेरक या प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है, जिसमें आता है आपका हंगर भूख, थर्स्ट प्यास, सेक्स यौन संबंध, एंड फोर्थ स्लीप। एंड फिफ्थ आता है एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, मलमूत्र का त्याग। ठीक है, एंड सेकंड फॉर्म जो होता है, जिसमें फर्स्ट में हमने बात की है जन्मजात प्रेरक या प्राथमिक प्रेरक, जबकि दूसरा जो होता है अर्जित प्रेरक, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड मोटिव्स। एक्वायर्ड मोटिव्स के अंतर्गत जो आते हैं वो आता है सोशल मोटिव, सामाजिक प्रेरक। सेकंड आता है पर्सनल मोटिव, व्यक्तिगत प्रेरक। थर्ड आता है जर्नल नीड्स, सामान्य आवश्यकताएं। कुछ प्रमुख सामाजिक प्रेरक निम्न प्रकार से हैं, जिसमें आता है आपका फर्स्ट अनुमोदन प्रेरक, अप्रूवल मोटिव, जिसे अप्रूवल मोटिव भी कह सकते हैं। सेकंड आता है संबंध प्रेरक, एफिलिएशन मोटिव। थर्ड आता है उपलब्धि प्रेरक, अचीवमेंट मोटिव। फोर्थ आता है शक्ति प्रेरक, पावर मोटिव। फिफ्थ आता है आक्रामकता प्रेरक, एग्रेसिवनेस मोटिव। सिक्स आएगा सामूहिक प्रेरक, जर्नल ग्रेजियसनेस। सामूहिक प्रेरक में आएगा ग्रेजियसनेस। संग्रहशीलता में आएगा आपका एक्सक्विसिटिवनेस। एंड एट्थ आता है आत्मसम्मान, सेल्फ एजर्शन। एंड नाइन्थ आता है ह्यूत्सा, प्रेग्नेंसिटी। कुछ सामान्य व्यक्तिगत प्रेरक निम्नलिखित हैं, जिसमें आता है लाइफ गोल, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, अनकॉन्शियस मोटिव एंड इंटरेस्ट।
चलिए आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।